ग्रीन क्लियरेंस उल्लंघन की लागत, एनजीटी द्वारा खोले गए 3 मामलों को वापस लेना। अब देखिएगा मजेदार, यानी ये एक मुद्दा आ गया है और ये है हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण। लेकिन सबसे पहले डीप कॉन्सेप्ट ऑफ पढ़ते हैं एनजीटी के बारे में और फिर उसके बाद इस मुद्दे पर आते हैं। या पहले क्या पढ़ लिया जाए, पहले मुद्दा ही पढ़ लिया जाए ना। ग्रीन क्लियरेंस उल्लंघन की लागत, कॉस्ट ऑफ ग्रीन क्लियरेंस। जरा पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एनजीटी पर तो आप खुद भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं मुद्दा क्या है, पहले ये बता करके फिर आईक्यू आईपी पे आता हूं, तब आएगा मजा। व्हाट इज द न्यूज। न्यूज ये है कि हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने क्या किया है, एक डिसीजन लिया। और यह जो डिसीजन लिया है उसका संदर्भ है, केस है, यानी केस स्टडी अगर आप कहना चाहें, कुल्दा कोयला खदान। क्या है? कुल्दा कोयला खदान, याद रखिएगा। इसके संदर्भ में उसने एक निर्णय लिया है। किसके ऊपर निर्णय लिया है? ओडिशा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड एमसीएल और छत्तीसगढ़ में जिंदल पावर लिमिटेड जेपीसीएल यानी द्वारा संचालित तमनार थर्मल प्लांट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दो कंपनियां हो गई, एक सरकारी हो गई, एक निजी हो गई। इन दोनों कंपनियों के द्वारा क्या किया जा रहा था? कोयले का खनन किया जा रहा था। कहां से? कुल्दा कोयला खदान से। ठीक है, यहां से कोयले का खनन किया गया। उसके बाद क्या किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी छत्तीसगढ़ के तमनार में 40 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा था कि जो ओडिशा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कुल्दा कोयला खदान से कोयला निकाल रही थी और उसके बाद ये जो कोयला है भेज रही थी यहां पर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी के ऊपर। ठीक है, यानी यहां भेज रही थी, पॉइंट को समझिएगा। यहां से कोयला यहां भेजा जा रहा था, याद रखिएगा, 40 किलोमीटर दूर। अब जब ये भेजा जा रहा था तो वहां 14 गांव थे, इसको जरा समझिएगा। 40 किलोमीटर की इस यात्रा में 14 गांव थे। अब क्या हो रहा था कि जब कोयले से लदे ट्रक हर समय वहां पर चलते रहते थे तो काली धूल की परत वहां पर जम गई और उन लोगों का जीवन यानी उन लोगों का स्वास्थ्य और उनकी आजीविका, अरे भाई खेती कैसे करेंगे जहां से ट्रकें जा रही हैं कोयले का धुआं उड़ाते हुए, वहां पर आप कोई भी काम कैसे कर पाएंगे? उनका जीवन और आजीविका दोनों पर संकट आ गया, याद रखेगा। और ये काम उन्होंने किया सीरियल वायोलेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी का उन्होंने उल्लंघन करते हुए किया। यानी उनको पर्यावरण मंजूरी लेनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने उसका उल्लंघन किया। तो आप यहां से देख सकते हैं और इसी पर एनजीटी ने इनका कान पकड़ लिया और इनसे कहा कि अब यानी आप सब क्या करिए, यहां पर देख सकते हैं उन्होंने कहा कि आप जो भी नुकसान इस क्षेत्र को हुआ है उसकी भरपाई 4 महीने के भीतर कर दीजिए। यानी एक प्रकार से आर्थिक दंड इन दोनों कोल कंपनियों पर लगा दिया गया है। ये हो गया हमारे लिए एक न्यूज। अब अगर ये न्यूज है तो अब न्यूज का यूज यानी आईक्यू आईपी, तो अंदर ही चलते हैं। ये मैंने एथिक्स के लिए यहां पर जगह दी है। एथिक्स में आप देख सकते हैं आपके सामने कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, तो ये गांधी जी के 7 सामाजिक पाप है, उनमें से एक है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। इस पर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा 2016 में, आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी की 7 पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए। डिस्कस महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस, तो महात्मा गांधी की 7 पापों की संकल्पना। तो अब आप देख सकते हैं जब सातों पे लिखेंगे कॉमर्स विदाउट मोरालिटी लिखेंगे तो क्या आप यह एग्जाम्पल डालेंगे कि नहीं डालेंगे, मुझे बताइए। ये वाला एग्जाम्पल यानी ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कुल्दा कोयला खदान, जहां से यानी कोलफील्ड्स लिमिटेड महानदी एमसीएल महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला का खनन कर रही है और भेज रही है 40 किलोमीटर दूर, और जिसके कारण से 14 गांव और वहां का जीवन और आजीविका पर संकट। और इन्होंने यह काम किया है पर्यावरण मंजूरी का क्रमिक उल्लंघन करते हुए, याद रखेगा। कैसे? पर्यावरण मंत्रालय ने उन्हें वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए, इन 14 गांवों से तुम्हारे ट्रक ना जाएं, कोई नया मार्ग ढूंढो। 2015 से अब तक कई एक्सटेंशन दिए, जैसे वो कहते कि भाई अब आपको ढूंढना है, तो ये लोग क्या करते, कानूनी रूप से एक्सटेंशन ले लेते थे। ताकतवर लोग तो एक्सटेंशन ले लेते थे, याद रखेगा। फिर इसके बाद 2019 में फिर से एक्सटेंशन लिया। 2020 में 30 साल का एक और एक्सटेंशन इनको दे दिया गया सरकार की तरफ से। अब देख लीजिए, और जैसे ही 30 साल का एक्सटेंशन दिया गया, पानी सर के ऊपर, एनजीटी ने पकड़ लिया, याद रखेगा। ठीक है ना, तब आप यहां से देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एनजीटी को हस्तक्षेप कर देना पड़ा। तो ये हो गया पूरा का पूरा मुद्दा। आएगा कि नहीं आएगा? गांधी जी के 7 सामाजिक पाप के एक उदाहरण में आएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए जीएस 4 2016 में, और ऐसे ही बहुत से प्रश्न। स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। एक्सप्लेन हाउ इथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबीइंग। स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति यानी इथिक्स समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। तो आप लिखेंगे नीति शास्त्र के जो भी आदर्श है वह
किस चीज पर निर्भर करते हैं? साधन एवं साध्य की, मीन्स एंड एंड्स की पवित्रता पर। यानी जरा समझिए, किस पर? साधन एवं साध्य, मीन्स एंड एंड्स, इसकी पवित्रता पर। किस पर? साधन एवं साध्य की पवित्रता पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, तो साध्य है किस पर? यानी साध्य क्या है? इन कंपनियों का लाभ कमाना, यानी प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इनका लक्ष्य है लाभ कमाना। लेकिन इन्होंने जो साधन अपनाया, क्या वो साधन सही था? यानी जिस तरीके से 14 गांव के बीच से सुबह से शाम रात दिन 24 घंटे ट्रक कोयले से भरे जा रहे हैं और वहां के लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को संकट पहुंचाया गया है, वातावरण को प्रदूषित किया गया है, तो क्या ये साधन सही है? नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही पढ़ा भी कि यह साधन जो उन्होंने अपनाया वो कॉमर्स विदाउट मोरलिटी था, सदाचार रहित व्यापार था। क्या था? सदाचार रहित व्यापार था। तो उन्होंने अनुचित साधन का इस्तेमाल किया अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसीलिए एनजीटी ने उन्हें दंड दिया। तो आप देख सकते हैं, अगर एथिक्स होता तो साधन एवं साध्य की पवित्रता में वो विश्वास करते। मानव कल्याण, यानी नीति शास्त्र के जितने भी थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, सबके सिद्धांत का नाम अलग है, लेकिन अंततः सभी इसी बात पर सहमत हैं कि ह्यूमन के एक्शन से मानव कल्याण होना चाहिए। लेकिन क्या इन 14 गांवों का कल्याण हो रहा था? तो इसका मतलब है नहीं हो रहा था। अगर आचार नीति होती तो ऐसा होता, यानी ये कंपनियां अगर एथिक्स के सिद्धांतों के अनुसार काम करती तो वह इस प्रकार की गतिविधि ना करती, और 2015 में ही जो इन्होंने एक्सटेंशन लिया है वो एक्सटेंशन ये ना लेती, और वह एक वैकल्पिक रास्ता विकसित करने पर सबसे पहले जोर देती। कैसा रहा? मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है, तो नीति शास्त्र कहता है वही काम करो जिससे सत्य की, यानी गुड की, शुभ की, इन सब की स्थापना हो। तो आप इसको वहां से इंटरलिंक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी केस यहां पर है। ये तो हो गया कुल्दा तामनार कोल्लिंग, केस नंबर 1, ये इसको रख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। कुल्दा तामनार कोल्लिंग, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुल्दा यानी उड़ीसा में खोदा जा रहा था, और तामनार यानी छत्तीसगढ़ में जिंदल कंपनी में पहुंचाया जा रहा था। और फिर ये सारी घटना मैंने आपको बता दी, ध्यान रखें। इंटरवेंशन बाय एनजीटी ने इसमें इंटरवेंशन कर दिया, बताने की जरूरत नहीं। दूसरा मुद्दा है दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश। यहां पर भी सेम ऐसा ही मुद्दा है, बस आपको केवल नाम याद रखिएगा, ये भी इसी प्रकार का मुद्दा है, याद रखिएगा। इसमें यह कहा गया था, ठीक है ना, इसमें एक पूर्व शर्त लगाई गई थी। दिबांग पन बिजली परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की एक वन सलाहकार समिति थी, उसने 2014 में इसकी स्वीकृति दी, लेकिन एक पूर्व शर्त लगा दी। इसको याद रखिएगा, क्या लगा दिया? पूर्व शर्त की एक, जो ये नदी बेसिन है, दिबांग नदी का जो बेसिन है, इस रिवर का जो बेसिन है, उसकी रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले आप घोषित करिए। क्या करिए? आपको घोषित करना पड़ेगा एक नेशनल पार्क। ठीक है, इससे किसका बेसिन सुरक्षित रह सकेगा पर्यावरण की दृष्टि से। अब आप देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया गया, और 2020 में क्या हो गया? इस बिजली परियोजना को स्टार्ट करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, अब इस पर भी एनजीसी ने अपना हथौड़ा चला दिया कि भाई रोको इसको। ऐसे ही तीसरा केस है लोअर सुबनसिरी हाइडल का, अरुणाचल प्रदेश में। इसे 2004 में इस शर्त पर वन मंजूरी दी गई थी कि लगभग 900 वर्ग किलोमीटर को एक सेंचुरी या अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं, बट ठीक है, इस अभी तक केवल 127 वर्ग किलोमीटर ही अधिसूचित किया गया है, यानी 4 से लेकर के 22 तक आप देख सकते हैं। 900 का टारगेट था, बाद में घटा के 500 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया, फिर 168 कर दिया गया, फिर 332 कर दिया गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है इसको आप यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से।